हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th समाज शास्त्र का बच्चों सेकेंड बुक का बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आज शुरुआत हो रही है बच्चों चैप्टर 4 की। और इसमें जो चैप्टर का नाम है, ठीक है बच्चों, औद्योगिक परिवर्तन विकास जो है आप लोग का बच्चों। इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, इसके भी 4 पार्ट्स आएंगे बच्चों। छोटी छोटी पार्ट्स ही मैं वीडियो के बनाता हूँ ताकि आपको कम समय में बढ़िया कंटेंट दे सकूँ। अब तक आपने नहीं देखे हैं हमारे पुरानी वीडियोज़, यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट ज़रूर जाके देंगे बच्चों। उसकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बच्चों हर प्रकार की वीडियो यूपी बोर्ड से रिलेटेड आप लोग के यहाँ मिलती हैं, ठीक है बच्चों, या किसी भी बोर्ड का हो बच्चों, लेकिन हर प्रकार की वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होती है सारी वीडियो यहाँ पे मिलती हैं बच्चों। ओके, चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए डायरेक्ट चलेंगे अपने टॉपिक पे बच्चों। देखिए बात क्या है कि लोग कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं, वे किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, ये सब बातें उनकी पहचान का हिस्सा होती है। सही बात है भाई, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, इन्हीं सब बातों से तो आपकी पहचान बनती है। तो ये सब बातें उनकी पहचान का हिस्सा होती हैं। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तनों से भी सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। सामाजिक संस्थाएं भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पाद को भेजने के तरीके को प्रभावित करती है। बच्चों देखिए, औद्योगिक समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स तथा वेबर जैसे विचारकों ने उद्योग की बहुत सी नई संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ा। औद्योगिकीकरण से एक विस्तृत समविभाजन होता है। मार्क्स ने उस स्थिति को अलगाव कहा जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। औद्योगिकीकरण कुछ स्थानों पर महत्वपूर्ण समानता लाता है, उदाहरण के लिए रेलगाड़ी तथा बसों में, परंतु औद्योगिकीकरण से आर्थिक असमानता भी उत्पन्न हो रही है। समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा है। भारत में औद्योगिकीकरण को समझेंगे बच्चों। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव से 20वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिकीकरण सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में समाज की अवस्थाएं अलग अलग हैं, किंतु उनकी दिशा एक ही है। देखिए भारतीय औद्योगिकीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको इसमें हम समझ लेंगे बच्चों। भारतीय औद्योगिकीकरण अनेक प्रकार से पाश्चात्य प्रतिमान के समान और कुछ प्रकारों से भिन्न है। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशे में लगा होता है, उसके बाद उद्योग में तथा सबसे बाद कृषि कार्यों में लगे होते हैं। सबसे बाद किस में लगे होते हैं बच्चों? कृषि कार्यों में लगे होते हैं, ठीक है। वर्ष 1999 से 2000 में भारत में लगभग 60% लोग कृषि और खनन कार्यों में तथा 17% लोग उद्योगों में और 23% लोग तृतीय क्षेत्र में कार्य करते थे। विकसित तथा विकासशील देशों में एक बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। भारत के 90% से अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों से काम करते हैं। बहुत ही कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण, कोयला खान, जूट एवं रेलवे भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग थे। भारत की आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे, परंतु कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए थे। स्वतंत्रता के पूर्व बच्चों उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों जैसे मद्रास, मुंबई और कलकत्ता तक ही सीमित थे, लेकिन बाद में अन्य स्थानों जैसे बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और राजकोट आदि भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया, विशिष्ट प्रोत्साहन तथा सहायता देकर प्रोत्साहित किया था बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे भूमंडलीकरण, उदारीकरण और भारतीय उद्योग में परिवर्तन को समझेंगे।
वर्ष 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाया था। उदारीकरण के बाद भारत में उद्योग खोलने के लिए अनुज्ञप्ति जो कि लाइसेंस होता है बच्चों की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। उदारीकरण में बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया। इस समय भारत में खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति विदेशी निवेशकों के लिए एकदम अनुकूल है। इस कारण दुनिया के बड़े बड़े व्यापार समूह भारत में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं। अब भारतीय सरकार सार्वजनिक कंपनियां अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेच रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। इससे कई सरकारी कर्मचारी भयभीत हैं, कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। अब बहुउद्देशीय कंपनियां पूरे विश्व में बाह्य स्रोत से काम कराती हैं, जहां उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं। भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार है। भारत में अस्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। काम के प्रकार को समझेंगे बच्चों। प्रत्येक संगठन अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है। वे लोग जो स्वनियोजित हैं, जैसे मिस्त्री आदि, इन सभी की कार्यावधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर रहती है। रोजगार के अवसर में निम्न दो तत्व शामिल होते हैं: किसी संगठन में रोजगार और दूसरा स्वरोजगार। भारत सरकार के कार्यक्रम जैसे स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया आदि रोजगार एवं स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। भारत के युवाओं, जिन्हें जननांकीय डिविडेंड भी कहा जाता है, को इन योजना से जोड़ा गया है। औद्योगिक समाज अधिक मुक्त है, क्योंकि ये कामगार अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। काम को कराने के तरीके। कामगारों से अधिक कार्य कराने के दो तरीके होते हैं। पहला, कार्य के घंटों में वृद्धि करना तथा दूसरा, निर्धारित समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। मार्क्स और गांधी दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना है। उत्पादन बढ़ने का दूसरा तरीका है, जो उत्पादन बढ़ाया जाता है बच्चों, तो उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कार्यों को संगठित रूप से करना। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो लोग उसमें काम करते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना पड़ता है। कारखानों में सभी कार्य बाह्य स्रोतों से होते हैं। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्त एवं रचनात्मक होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी ब्रेवरमैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करना है, या फिर इनकी दक्षताओं को कम कर देता है। कार्यावस्थाएं बच्चों। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। खदान एक्ट 1952 में स्पष्ट दिखा है कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटे तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगारों को बाढ़, आग तथा भूमि के ऊपर या सतह के हिस्से के धंसने के कारण बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे राष्ट्र में जहाँ संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है, वहाँ के लोगों को भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था में काम करने, अकेलेपन और सुरक्षा की ओर ले जाता है। ठीक है बच्चों, यह क्या करेगा? अकेलापन और सुरक्षा की ओर लेकर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, घरों में होने वाला कार्य। घरों पर किया जाने वाला कार्य भी आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कार्य मुख्यतः महिलाओं तथा बच्चों से कराए जाते हैं। घर पर कार्य करने वालों को वस्तुओं के नग के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। हड़तालें एवं मजदूर संघ। भारत में मजदूर संघों में क्षेत्रीयवाद और जातिवाद जैसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। कामगार काम की बुरी दशाओं के कारण हड़ताल कर देते हैं। वर्ष 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल में एक प्रसिद्ध हड़ताल हुई, जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार प्रभावित हुए।
अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए या फिर पालन किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो टोटली आई थिंक ये पूरे चैप्टर की थ्योरी हमने आप लोग को समझा दी बच्चों, जो चैप्टर नंबर आप लोग का 4 था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस बच्चों कल हम करेंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।